कलंक ये 2019 की एक फिक्शनल पीरियड ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय अभिषेक वर्मन, स्टारिंग वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। वो क्या हुआ, 90 के दशक की बॉलीवुड की 2-3 फिल्म्स की कहानियों को एक कर दिया गया, कॉकटेल बनाया गया उसका, और फिर तय किया गया कि चलो इसके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं। शायद मैं एक अंदाज बता रहा हूँ आपको। अब शायद इस फिल्म के मेकर्स ने देखा कि यार आजकल पीरियड ड्रामा फिल्म्स लोग बहुत पसंद करते हैं। बाहुबली का उदाहरण देख लीजिए, 1600-1700 करोड़ फिल्म ने कमा लिए। फिर तय किया गया कि चलो ये जो कॉकटेल मिक्सचर हमने बनाया है कहानी का, उसमें हम 1000-2000 साल पुराने पौराणिक समय के सेट्स दिखा देते हैं। लोग तामझाम देखेंगे, लोगों को पसंद आएगा, भाई पीरियड ड्रामा फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं ना। लेकिन फिर शायद उन्होंने सोचा नहीं कि यार ये फिल्म तो पार्टीशन के समय पर आधारित है, 1946-47 के समय पर इस फिल्म की कहानी आधारित है। पर क्या फ़र्क पड़ता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो बेवकूफ़ है ना। लोगों को बस बड़े बड़े सेट्स दिखा दो, तामझाम दिखा दो, लोग वही देखने के लिए थिएटर में चले आएंगे, ऐसा शायद इस फिल्म के मेकर्स ने सोचा होगा। पर एक बहुत खुशी की बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई आज जब मैं थिएटर में गया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। गिने चुने 8-10 लोग थिएटर में बैठे हुए थे। अब लोग अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते, वो अपने पैसों की वैल्यू समझ रहे हैं। यानी यार आप कुछ भी बना दोगे, कुछ भी 1000-2000 साल पुराने रामायण महाभारत के आप सेट्स दिखा रहे हो फिल्म में। फिल्म की कहानी आधारित है पार्टीशन के समय पर, 1946 के समय पर आधारित है। और क्या मतलब क्या दिखाना क्या चाहते हो आप। लेकिन अब लोग भी समझदार हो गए हैं। मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, 2018 से ये ट्रेंड चेंज हो गया है। पिछले साल जितनी भी ऐसी बिना मतलब की बड़े बड़े सेट्स वाली, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म्स थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और जिनमें कंटेंट था वही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर चली थी। ये फिल्म देखकर जब मैं घर पर आया तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि आखिर मैं इसका रिव्यू कैसे करूँगा, मैं आपको क्या बताऊँगा। क्योंकि यार पता नहीं कौन सा नशा करके उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। फेक सेट्स, फेक कॉस्ट्यूम, फेक स्टोरी, फेक इमोशंस, इतना ही नहीं पार्टीशन के इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। कम से कम मुझे तो ऐसे लगा। यानी हिस्ट्री भी फेक, सब कुछ फेक था फिल्म में, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा हंसी तो इस फिल्म के सेट्स के ऊपर आती है हमें। अरे आप बाहुबली जैसी फिल्म देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, कम से कम उन्होंने जिस अभ्यास के साथ में, जिन वैल्यूज़ के साथ में, जिन संस्कारों को, परंपराओं को उसमें दिखाया है, वो आदर्श लो। सेट्स देखकर केवल बाहुबली इतनी पैसे नहीं कमाए थे, उन इमोशंस की वजह से उस फिल्म ने पैसे कमाए थे। और वो कॉस्ट्यूम्स इस फिल्म के ऐसे लग रहा था जैसे वो मान्यवर या के4 काठियावाड़ की ऐड कर रहे हो, सारे के सारे कैरेक्टर्स। इस प्रकार के कॉस्ट्यूम्स पहनकर कौन दिन भर घूमता है भाई, कुछ भी। और एक कंपनी की ब्रांड लक्स की उन्होंने एडवर्टाइज भी की है इसमें। मतलब इस प्रकार का एक कॉकटेल, कबाड़, कचरा बनाकर उन्होंने रख दिया। इसी का नाम है कलंक। अपने नाम को पूरी तरीके से सार्थक करती है ये फिल्म कलंक। बॉलीवुड पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा दाग कलंक है ये। चलिए पार्टीशन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इस फिल्म में पार्टीशन के समय को दिखाया गया है। ये फिल्म हुसैनपुर या हुसैनबाद नाम की किसी जगह पर बेस्ड है, जो लाहौर में आता है, और ये जगह भी पाकिस्तान में है। अब देखिए पार्टीशन किस वजह से हुआ था सभी जानते हैं। धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने भारत माँ के टुकड़े कर दिए। चलिए उस बारे में अभी यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले। तो पार्टीशन के समय लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, ये इतिहास सभी जानते हैं। और वो सोचकर भी, इस इतिहास के बारे में सोचकर भी हमारे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये जो इतिहास है वो तो उनको दिखाना ही था। पार्टीशन के समय पर ये फिल्म बेस्ड है तो भाई उनको तो ये दिखाना ही था। लेकिन बड़ी ही चालाकी से उन्होंने ये जो पार्टीशन का इतिहास है, ये जो पार्टीशन हुआ था, इसके पीछे की वजह ही बिल्कुल दूसरी ही कोई रीज़न उन्होंने फिल्म में दिखा दिया है। यानी आज तक मैंने जो सुना था, जो हम पढ़ते आए हैं, उससे बिल्कुल ही अलग रीज़न मुझे इस फिल्म के जरिए जानने को मिला। अब इसके पीछे की क्या वजह थी वो तो फिल्म मेकर्स ही बता सकते हैं, मैंने कम से कम ऐसा कभी सुना नहीं था। अब ये फिल्म हमें ये बताती है कि जो हुसैनपुर या हुसैनबाद जो भी ये जगह थी, वहाँ पर हज़ारों लोहार रहते थे। और वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक के हिंदू वहाँ पर। लेकिन जो हिंदू थे वहाँ के, वो मुस्लिम्स से बहुत नफरत करते थे, उन्हें अपमानित करते रहते थे। ये ऐसा एक सीन आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, एक दुकानदार और वरुण धवन का झगड़ा वगैरह होता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो हिंदू बहुत अपमानित करते थे मुस्लिम समाज को। और इसके अलावा मतलब ये एक वजह थी पार्टीशन के पीछे की। और दूसरी वजह ये बताई है कि भाई जो अमीर हिंदू थे वहाँ के,
वो वहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री लाना चाहते थे, बड़ी कंपनी लेना चाहते थे औजार बनाने की। इस वजह से वहाँ का जो लोहार समाज था, जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, गरीब कारोबारी जो छोटा मोटा अपना औजार बनाने का काम करते थे, उनके अंदर एक गुस्सा था कि भाई ये अमीर हिंदू हमें बर्बाद कर देंगे, हमारे कारोबार को ये बर्बाद कर देंगे। इस वजह से अपने कारोबार को बचाने के लिए और ये जो अपमानित होते रहते थे, ऐसे कुछ चीज़ें इस फिल्म के ज़रिए जानने को मिलती कि भाई ये रीज़न था पार्टीशन के पीछे का, और इस वजह से ये सब गुस्सा वहाँ के लोगों में था अंदर। और इसका फ़ायदा फिर मुस्लिम लीग और एक और पार्टी कुछ दिखाई है, उन लोगों ने इस वजह से फिर अलग होने का निर्णय लिया, पार्टीशन वगैरह जो भी हो। अब पता नहीं, मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना ऐसा कोई रीज़न। आपने सुना हो तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में बताइए कि ऐसी कोई वजह थी क्या पार्टीशन के पीछे। शायद पार्टीशन के पीछे का सच इस फिल्म के मेकर्स दिखाना नहीं चाहते होंगे, या शायद मैंने ही गलत इतिहास पढ़ा होगा आज तक, पता नहीं। और कभी कभी तो ये फिल्म देखते समय मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये फिल्म पार्टीशन को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही है, या फिर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है भारत माँ के जो टुकड़े हुए थे उसको, जो कि हास्यास्पद लगता है फिल्म देखते समय। सच में कम से कम मुझे तो ऐसा लगा कि यार ये फिल्म एक बहुत ही सॉफ्ट और एक बहुत ही मतलब पार्टीशन को रोमांटिसाइज कर रही है, ऐसा मुझे कुछ जगहों पर लगा। ये मैंने आज तक गरीबी को रोमांटिसाइज करने वाली फिल्म्स को देखा है, गुलामी को रोमांटिसाइज करने वाली फिल्म्स को भी देखा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही चीज़ मुझे देखने को मिली कि पार्टीशन जैसी ट्रेजेडी, इतनी दुखद घटना, उसको भी एक प्रकार से रोमांटिसाइज किया गया है इस फिल्म में। हद होती है मतलब यार। अब देखिए एंडिंग का एक सीन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पार्टीशन का समय आ जाता है, जो पाकिस्तानी है वो हिंदुओं को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, तलवारें लेकर दौड़ते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है ये दिखाया गया है। यानी कोई लाशें नहीं दिखाई गई हिंदुओं की, बस जो वहाँ के जो मुस्लिम समाज था वो हिंदुओं के पीछे तलवारें लेकर दौड़ रहा है, ये हमें एंडिंग में दिखाया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में जो रूप का कैरेक्टर है आलिया भट्ट का, वो भारत आने के लिए ट्रेन में चढ़ती है। बहुत मतलब ट्रेन के ऊपर बहुत भीड़ है ट्रेन में, और जो वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे, वो लोग इन हिंदुओं को काट रहे हैं ट्रेन में घुस घुस कर। इस प्रकार का एक एंडिंग में हमें तस्वीर हमारे सामने पेश की है। अब ऐसे समय में जो फिल्म के लीड कैरेक्टर्स थे वो डीडीएलजे खेलते हैं। आलिया भट्ट का कैरेक्टर वरुण धवन के कैरेक्टर को आवाज़ लगा रहा है, बार बार आवाज़ लगा रहा है ऐसे हाथ आगे कर कर, और वो वरुण धवन का कैरेक्टर उसके पीछे भाग रहा है ऐसे हाथ आगे कर कर। ये काफ़ी देर तक चलता रहता है। यानी हद होती है यार, इतनी दुखद घटना, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, और ये लीड कैरेक्टर डीडीएलजे खेल रहा है। यानी ठीक है, आपको एक लव स्टोरी दिखानी थी पार्टीशन के समय पर आधारित, कोई बात नहीं है, लेकिन यार इस घटना को भी एक अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता था। इतनी ज़्यादा मतलब कोई सेंस है या नहीं, कोई मतलब कुछ किस प्रकार से आप इस दुखद घटना को दिखा रहे हैं, और ऊपर से सामने ये लोग एक दूसरे को आवाज़ लगा रहे हैं। पता नहीं, मुझे ये हंसी तो नहीं आई इस सीन को देखकर, लेकिन तरस आ रही थी इस फिल्म के मेकर्स पर कि वो इस प्रकार की ट्रेजेडी में भी ये सब दिखा रहे हैं। क्या है मतलब, ट्रेन जा रही है, हीरोइन आगे हाथ कर रही है, हीरो को आवाज़ लगा रही है, हीरो उसके पीछे भाग रहा है। मुझे तो यही डर था कि जो कुणाल खेमू का कैरेक्टर है अब्दुल का, वो फिरोज़ को ये ना बोल दे कि भाई जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। बस यही मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं अब्दुल का कैरेक्टर फिरोज़ को ये ना बोल दे जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। यही सुनना बाकी रह गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है ऐसा वो नहीं बोलता अब्दुल का कैरेक्टर। अगर कहानी की हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 80-90 के दशक की 2-3 बॉलीवुड की फिल्म्स की कहानी को मिक्स करके एक खिचड़ी बना दी गई है। खिचड़ी तो चलो फिर भी हमारा पेट भरती है, टेस्टी होती है, लेकिन ये फिल्म पेट भरने का तो सवाल ही नहीं, और टेस्टी तो किसी भी एंगल से नहीं है। उल्टा ये फिल्म हमें इरिटेट करती है, इसे देख पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है एक समय के बाद में, क्योंकि कुछ भी ना ही इसमें सस्पेंस है और ना ही इसके सेंटर में ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है जिसे पकड़कर हम एंडिंग तक इस फिल्म को देखें। कुछ भी नहीं है, सब हमें पहले ही पता होता है कि भाई एंडिंग में अब आगे क्या होने वाला है, ये क्या दिखाने वाले हैं। इतना ही नहीं भाई, जब इसका ट्रेलर हमने देखा था ना, उसी समय समझ में आ गया था कि भाई इसकी कहानी लगभग क्या होने वाली है। मैं तो जब ये फिल्म देखने के लिए गया, आधा घंटा होने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं 2-3 घंटे से ये फिल्म देख रहा हूँ। बार बार मोबाइल निकाल कर मैं देख रहा था कितना समय हो गया, इंटरवल हो ही नहीं रहा था। इंटरवल होने के बाद भी बस मैं फिल्म खत्म होने की राह देख रहा था। कुछ भी सस्पेंस तो है नहीं। फिरोज और रूप के बीच में प्यार होने के पीछे जो रीज़न फिल्म में दिखाया है वो भी बिल्कुल ही बेतुका है, बिल्कुल ही इलॉजिकल है। यानी सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर आलिया को अपने पति के दूसरे पत्नी के रूप में घर पर लेकर आती है, अपने ही पति की दूसरी शादी करवा कर।
छोड़ो यार, कहानी आप फिल्म में देख लो अगर आपको देखनी ही है फिल्म तो। पर संजय दत्त हो, माधुरी दीक्षित हो, आदित्य रॉय कपूर हो, सोनाक्षी सिन्हा हो या कोई भी फिल्म का कैरेक्टर हो, किसी के भी साथ में हम इमोशनली जुड़ते ही नहीं हैं। ऊपर से इस फिल्म में एक बुल फाइटिंग का सीन है, उसे देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं, लिख कर ले लो आप मुझसे। पता नहीं इस फिल्म के मेकर्स ने उसे किस प्रकार से फिल्म में रखा यार, कम से कम कट कर देते, वैसे भी उस सीन का कोई मतलब नहीं था फिल्म में, पर इतना मतलब उन्होंने खुद से ही अपनी ही फिल्म का मजाक बनाकर रख दिया है उस सीन को ऐड कर कर। वो जो सांड था, बुल था, वो इतना घटिया वीएफएक्स था उसका, इतना घटिया और मजाकिया वीएफएक्स था उसका, उस पर हंसी भी नहीं आती, उस पर हम हंसकर अपनी शरीर की शक्ति भी वेस्ट नहीं कर सकते, इतना वाहियात वो सीन था। कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, क्रिएटिविटी बस उनकी इसी जगह पर आकर रुक जाती है, बस इतनी क्रिएटिविटी है उनके पास में कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में वो बहुत माहिर है। बस ये एक ही क्रिएटिविटी बॉलीवुड के पास में है। मैं कलंक को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म के सेट्स तो इतने खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है कम से कम उसके लिए 1 या 2 स्टार्स तो देने चाहिए। मुझे भी पहले से लगा था कि यार सेट्स बहुत खूबसूरत है, कम से कम उसके लिए तो 1-2 स्टार्स देने चाहिए। लेकिन सेट्स खूबसूरत है मानता हूँ, लेकिन उनका इस फिल्म के साथ में, ये फिल्म जिस समय पर आधारित है उसके साथ में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस वजह से इस प्रकार के इलॉजिकल सेट डिज़ाइन के लिए उल्टा इस फिल्म के मार्क्स कट करने चाहिए, माइनस में इसको पॉइंट्स देने चाहिए, इस प्रकार से कुछ भी दिखाने के लिए। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी है, अगर आप भी मेरी ही तरह इस फिल्म के टॉर्चर के, अत्याचार के शिकार है, विक्टिम हैं, तो आपका अनुभव कैसा था, आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।